नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं अर्थ इंटीरियर्स के बारे में। अर्थ इंटीरियर्स के बारे में यानी कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, कैसे इसका पता चलता है, क्या कभी पता लगाने की कोशिश की गई, ये सारे कुछ पे हम लोग विचार करते हैं, हम लोग देखते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम सभी जैसा कि जानते हैं कि अर्थ जो है जियोइड शेप में है। अर्थ जो है जियोइड शेप में है, एकदम इस शेप में है। इधर से फैला हुआ है, इधर से फैला हुआ है, इधर से चपटा है, इधर से भी चपटा है। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर चपटा है, ईस्ट और वेस्ट फैला हुआ है। तो कितना बढ़िया होता कि बीच से सुरंग निकाल देते। क्या इंडिया यहाँ है ना, अब अमेरिका यहाँ एकदम सामने से मोदी जी रातें रात पहुँच जाते। कितना बढ़िया होता, एकदम कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज का रातें रात सुरंग पहुँच जाते। बोलते क्या बताइए, कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? अभी कौन है पता लगाइए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब के पास पहुँच जाते, बोलते कुछ डिनर खिलाइए, आगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताइए, क्या क्या करना है। बड़ा परेशान कर रहा है चाइना, या फिर चाइना को चलिए परेशान करते हैं, काफ़ी है देख लेंगे। तो खैर इस बात का, लेकिन प्रॉब्लम भी आता। प्रॉब्लम क्या आता कि प्रॉब्लम ये आता कि ये जो प्रेशर है और ये जो टेम्परेचर है, क्या ये टेम्परेचर और प्रेशर सब पता, प्रत्येक 30 किलोमीटर अगर आप अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सोचिए 64,000 किलोमीटर है, सोचिए कितना प्रेशर, कैलकुलेशन कीजिए कितना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और प्रेशर यहाँ 50 किलो उठाते तो लगता है गर्दन तर्दन पूरा दर्द करने लगता है, और यहाँ ये पूरा इसका प्रेशर पकड़ के समझ रहे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पॉसिबल ये कैसे हो गया कि अर्थ के अंदर क्या है, इस बात का जानकारी कब कैसे ये पॉसिबल हो गया, चलिए उस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए अर्थ इंटीरियर्स, ऐसा नहीं है कि पहले ही पता, बहुत सारे देश एक साथ मिले बोले चलिए पता लगाते हैं कि अर्थ के इंटीरियर्स में क्या है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट क्या किया? डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो रशिया में कोला पेनिनसुलर रीजन्स में एक डीप ओशियन रीजन में गया, और वहाँ पर जाकर सोचा कि चलिए खुदाई करते हैं। एक पाइप को घुसाया गया, और आप जान के हैरान होंगे कि वो 12 किलोमीटर मैक्सिमम गया, 12 ही किलोमीटर। उसके बाद जाता था, देखता था पिघल जाता था। 12 किलोमीटर से अधिक नहीं जा पाया, 12 किलोमीटर अंदर तक गया, और वहाँ के रॉक का डेंसिटी पता लगाने लगा, कितना डेंसिटी है, क्या है, रॉक में क्या मिलता है। हम सभी जानते हैं कि पूरा अर्थ जो है रॉक का बना हुआ है, तो सब कुछ पता लगाने लगा धीरे धीरे। लेकिन मैक्सिमम कितना गया? तो 12 किलोमीटर मैक्सिमम गया। अर्थ 12 किलोमीटर ही जा पाया डायरेक्ट। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया, बोला 12 किलोमीटर, लेकिन है तो बाप रे 64,000 किलोमीटर, इसका कैसे पता चलेगा? तो धीरे धीरे तब उसके बाद 2 सोर्स लाया। बोला डायरेक्टली तो 12 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली अब जाएंगे तो जाएंगे कैसे? बोला अब जो हम पता लगाएंगे अनुमान से, एनालिसिस करके। और एनालिसिस ऐसे नहीं होगा, एकदम परफेक्ट एनालिसिस होगा, लॉजिकली एनालिसिस होगा कि अर्थ के अंदर क्या है, कितना डेंसिटी है, इन सारे कुछ का। देखिए अर्थ को 2 तरीका अपनाया गया, अर्थ को पता लगाने का 2 तरीका अपनाया गया, फैक्चुअल और एनालिसिस। फैक्चुअल क्या हो गया? वही क्रस्ट, मेंटल और कोर। एनालिसिस आगे देखेंगे हम लोग कैसे एनालिसिस किया गया, डिसकंटिन्यूटी एनालिसिस किया गया, ग्राफिकल मेथड पे क्या गया। फिर जो था शैडो जोन, जो आज देखे होंगे कि 11th के चैप्टर में भी दिया हुआ है विस्तार रूप से। तो सारे कुछ पे हम लोग चर्चा करेंगे। एनालिसिस इस तरीके से किया गया, एनालिसिस मेथड से पता लगाया गया कैसे कैसे क्या है, अंदर में क्या है। लेकिन सोर्सेस क्या होता है? सोर्स 2 तरह से है, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में कैसे पता करता है? वही माइनिंग, जो 12 किलोमीटर तक अंदर लेके गया। क्या क्या है अर्थ के अंदर? माइनिंग, जैसे आप देखते हैं कोल, गोल्ड तरह तरह का मिलते रहता है। कर्नाटका रीजन में, इधर बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो मिल रहा है, संभावना है कि बहुत सारा सोना का खदान है, ये माइनिंग। और वोल्केनिक भी अंदर से होता है, जो मोल्टेन लावा जो आता है ऊपर, तो पता लगाता है कि वहाँ से पता लगाने की कोशिश करता है कि धरती के अंदर क्या क्या है। वो भी एक तरीका है, ये डायरेक्टली सोर्स हो गया। अब इनडायरेक्टली कोर सोर्स क्या है? तो टेम्परेचर। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी पता लगाता है कि कितना अंदर कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर जान ही रहे हैं कि जितना अंदर जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर का भी वही है, डेंसिटी। अब डेंसिटी से कैसे पता लगेगा? अब डेंसिटी से कैसे पता लगेगा? जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, मान लीजिए कि ये अर्थ है। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डेंसिटी का होता है मास बटे वॉल्यूम। हम अर्थ का मास जानते हैं और वॉल्यूम भी जानते हैं, तो डेंसिटी निकल जाएगा। तो पूरा डेंसिटी निकला था 5.5 मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
ये पूरा अर्थ का डेंसिटी निकला था, एक एवरेज डेंसिटी निकला था 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना निकला था। तो मान के चलते यहाँ से एवरेज निकल गया 5.5। अब यहाँ से अब मैक्सिमम और मिनिमम, इससे क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाए। एक एवरेज 5.5 निकला तो मैक्सिमम और मिनिमम भी आसानी से निकल जाएगा। मिनिमम कैसे निकलेगा, देखते हैं मिनिमम कैसे निकलेगा। तो मिनिमम कैसे निकलेगा कि ऊपर से ही क्रस्ट पे रख ले, अरे रे पत्थर उठा के रॉक, बड़का रॉक ले उठा के लेके आओ, उधर से रॉक उठा के लेके आया, उसका डेंसिटी देखा तो उसका डेंसिटी मिला था 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर मिला। और इसी तरह से देखा, एक परत परत, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, एक अनुमान लगाया कि यहाँ जो होगा कोर जो होगा ये होगा 13 से 14 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना डेंसिटी होगा। ये भी डेंसिटी के मेथड से पता लगाते गया, क्योंकि जितना अंदर जाएगा उतना उस पर प्रेशर और डेंस होते जाएगा। तो ये भी एक तरीका था। उसके बाद मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स से कैसे पता चला, जैसे हम लोग जानते हैं कि सन, ये सन है तो इसके और चारों चक्कर लगाने वाला प्लानेट, और बहुत सारे रॉक मिलकर एक जगह जाकर सिकुड़ कर प्लानेट का रचना हो जाता है। बहुत आप देखेंगे जैसे एस्ट्रॉइड्स, एक समय माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स जो एक प्लानेट का विस्फोटक टुकड़ा है, बहुत सारे टुकड़ा में जब वो प्लानेट फट गया होगा तो वही एस्ट्रॉइड्स का निर्माण हो गया। तो उसी तरह से एक समय ऐसा आता है जो ग्रेविटी के कारण एक जगह जाकर सिकुड़ जाता है, और भी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो एक जगह जाकर सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने के बाद वही प्लानेट का रचना कर देता है। तो वही जब मेटेरॉइड्स जब धरती पर आता है तो मेटेरॉइड्स का डेंसिटी निकाल के हम लोग पता कर लेते हैं। एक देखिए कंप्लीट जानकारी इन लोगों से नहीं मिलता, थोड़ा जानकारी मिलता रहा कि कितना डेंसिटी होगा, क्या होगा, क्या अंदर में कैसे होगा, ये सब थोड़ा जानकारी मिलते जा रहा है। तो ये जो मेटेरॉइड्स है, ये मेटेरॉइड्स आया, इसका डेंसिटी का पता लगाया कितना है, कितना डेंसिटी है। तो लगा कि इसी से जब धरती बना है, इसी से जब प्लानेट बना है, तो हो सकता है कि अंदर में इसी टाइप का कुछ हो, इतना ही डेंसिटी में हो, लेकिन बाद में फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये है। अब जो दूसरा वो ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से कैसे पता लगेगा, देखिए अब क्या किया ज्योग्राफर जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है ज्वाइंट शेप में है, इधर से फ्लैट, ऊपर फ्लैट है, नीचे फ्लैट है, इधर से फैला हुआ है, इधर फैला, इधर इसको उठा के इधर दे दीजिए, गोल हो जाएगा गोल हो जाएगा। लेकिन नहीं, देखिए हुआ क्या, इसका ये चीज़ कैसे पता चला कि ये ज्वाइंट शेप है। डिस्टेंस नापा, डिस्टेंस जब नापा तो देखा पोल और इक्वेटर का डिस्टेंस कम है, पोल से लेकर इक्वेटर का डिस्टेंस जो है कम है, और इधर जो इक्वेटर सेंटर, इधर जो इक्वेटर है इसका डिस्टेंस अधिक है ईस्टवार्ड्स में। डिस्टेंस से पता चला, यहाँ डिस्टेंस कम पाया गया एज कंपेयर टू, यहाँ जो डिस्टेंस था वो कम पाया गया। तो कम पाया गया तो देखा क्या, ग्रेविटी जो होता है, कौन ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, जो पढ़ते थे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा ग्रेविटी जो है जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ रहा है, ग्रेविटी भी बढ़ रहा है। पहले साइंटिस्ट सोच रहे थे कि क्या हो सकता है पूरा धरती का ग्रेविटी सेम हो, एक ही ग्रेविटी हो, लेकिन नहीं। जब धीरे धीरे पता लगाने लगा, जब हर जगह मतलब धरती के हर जगह हर परत पर जाकर पता लगाने लगा, तो पाया कि ग्रेविटी डिफरेंट है। और ग्रेविटी डिफरेंट क्या है कि पोल के पास बहुत अधिक ग्रेविटी है एज कंपेयर टू सेंटर, इक्वेटर। यहां पर जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक ग्रेविटी बढ़ रहा है। अब देखिए अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड, ये जो लैटिट्यूड हो गया, तो अब दिक्कत इसमें भी पाया। दिक्कत क्या पाया, तो यहाँ जो था मान लीजिए कि 5 होता, 6 होता, 7, यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ जब 7 हुआ ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। एक वैल्यू ले लिए 7 होना चाहिए, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है इस पे तो सबका सेम होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं था सेम। यहाँ 7 पाया तो यहाँ 9 पाया, इस तरह से पाया। देखा हर जगह डिफरेंट हो रहा है ग्रेविटी। अब डिफरेंट होने का कारण बताया कि हो सकता है इसके नीचे में जो होगा रॉक होगा, एकदम मोटा मोटा रॉक होगा जिसका डेंसिटी बहुत अधिक होगा, और उसके पास डेंसिटी बहुत अधिक होने के कारण, मास अधिक होने के कारण ग्रेविटी भी उसके पास अधिक होगा उस एरिया में। हो सकता है उसके अपोजिट वाले एरिया में कम हो डेंसिटी का, रॉक जो है कम अवेलेबल हो, जिसके कारण से उसके पास ग्रेविटी भी कम हो
हो सकता है इस एरिया में कम हो सकता है इस एरिया में ज़्यादा हो, इसलिए ग्रेविटी इस एरिया का ज़्यादा है। ऐसे तब धीरे धीरे अंदर मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है, तो एक इशारा मिलने लगा, संकेत मिलने लगा इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो ये भी एक कारण था। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण और मुख्य कारण जो है वो है सिस्मिक वेव। ये बहुत बड़ा यही रोल प्ले किया, यही बंदरी क्या कहते वो है बंदर को बंदरिया मिल गया, यही है, यही सिस्मिक वेव। इस सिस्मिक वेव क्या होता है? सिस्मिक वेव होता है अर्थक्वेक वेव। पढ़े होंगे अर्थक्वेक, एकदम हम लोग जानते हैं, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं अर्थक्वेक। धरती, पहले हम लोग को मम्मी लोग बोलती थी कछुआ हिलता है तो तब ये धरती हिलता है, बताइए लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं कुछ और खेला होता है। तो अब सिस्मिक वेव, इस सिस्मिक वेव जो है ये अर्थक्वेक वेव है। अर्थक्वेक वेव कैसे है सिस्मिक वेव? इस सिस्मिक वेव को मेजरमेंट करते हैं सिस्मोग्राफ में। एक स्केल है सिस्मोग्राफ, उसी को करते हैं, सिस्मिक वेव को मेजरमेंट करते हैं। और ये सिस्मिक वेव जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा वेव? बॉडी वेव और सरफेस वेव। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्मिक वेव कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन सिस्मिक वेव का कैसे होता है। देखिए अर्थक्वेक जो हुआ, अर्थक्वेक जानते हैं क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं इसको क्या होता है। क्वेक मतलब होता है ब्रेक। क्या चीज़ का ब्रेक? तो रॉक का ब्रेक, क्योंकि कंस्टेंट शिफ्टमेंट ऑफ द रॉक है। रॉक मतलब समझ ले प्लेट, क्योंकि पूरा अर्थ है जो है रॉके से बना हुआ है, तो कंस्टेंट शिफ्टमेंट ऑफ द रॉक जो है। अब रॉक क्या करता है? बड़ा वाला रॉक को छोटका रॉक को मारता है धक्का। धक्का क्यों मारेगा? क्या दिक्कत? कौन दुश्मनी कर लिया भाई साहब? दुश्मनी नहीं किया है, ये अर्थ कर गड़बड़ा रहा है ये खेला। अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। रोटेट करता है तो ये जो शिफ्टमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो ये मारता है धक्का और देता है तोड़ने के बाद जो होता है, टूटने के बाद एक एनर्जी का होता है जनरेट। वो एनर्जी होता है स्ट्रेन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी, STRAIN, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जब जनरेट करता है तो वो एनर्जी हो जाता है, वो एनर्जी जैसे जब पानी में मारते हैं तो एकदम वेव लाइक का जनरेट जो होता है वही वेव होता है, वेव के फॉर्म में होता है। वो वेव को कहते हैं सिस्मिक वेव। ये यहाँ मान लीजिए कि हुआ, ये हो गया सिस्मिक, पूरा अर्थ में फैला, ये पूरा अर्थ में फैला तो इसी को कहते हैं सिस्मिक वेव। ये हो गया सिस्मिक वेव, पूरा अर्थ में अब फैल गया। अब इस सिस्मिक वेव जब यहाँ आ जाता है, यहाँ ये हो गया फोकस। यहाँ मत समझ सोच के चलते हैं थोड़ा देर कि यहाँ रॉक टूटा, यहाँ रॉक जब टूटा तो यहाँ से हो गया एनर्जी जनरेट, स्ट्रेन एनर्जी का जनरेट हुआ, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गया वेव में। वेव में जब कन्वर्ट हो गया तो पूरा फैलने लगा अर्थ में, एकदम पूरा अर्थ में फैला। अब जो ये नज़दीक, सबसे नज़दीक वाला में पहुँचा, सरफेस पे जैसे सबसे नज़दीक पहुँचा तो ये हो गया एपिसेंटर। और जो ये वेव है, ये वेव क्या हो जाता है, ये जो सरफेस पे पहुँचा, ये जैसे ही सरफेस पर पहुँचता है ये वेव क्या हो जाता है, यही वेव सिस्मिक वेव क्या हो जाता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि सबसे पहले पहुंच गया है। सबसे पहले जहां जिस सरफेस पर पहुंचा, ज़्यादा वेव होने के कारण ये हो जाता है मॉडिफाई, अपने आप को कर लेता है मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे करता है? जैसे यहाँ पर देखता है तो डेंसिटी बहुत कम है, जैसे पाता है डेंसिटी बहुत कम है, तो डेंसिटी क्रस्ट का जो बहुत कम रहता है तो वहाँ पर एकाएक जैसे टकराता है जाके, तो वहाँ अपने आप को कर लेता है मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के बाद ये सरफेस वेव हो जाता है। और जैसे ही अपने आप को मॉडिफाई करके सरफेस वेव, सरफेस पर जब जनरेट होने लगता है सरफेस पे, तब ये फिर रिटर्न होकर फिर से वो सिस्मिक वेव नहीं बनेगा, वो सरफेस वेव मॉडिफाई हो गया। और जो वो सिस्मिक वेव होता है इसी को कहते हैं बॉडी वेव। देखिए सिस्मिक वेव दो तरह का होता है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। और ये जो बॉडी वेव होता है, ये बॉडी वेव दो तरह का होता है, पी वेव और एस वेव। पी वेव मतलब हो गया प्राइमरी वेव, एस वेव मतलब हो गया सेकेंडरी वेव। अब ये कैसे हमको पता चलेगा कि प्राइमरी वेव कौन सा है, सेकेंडरी वेव कौन सा है? हम जैसा पहले भी देख लिए थे, सिस्मिक वेव को मेजरमेंट करते सिस्मोग्राफ में, ठीक। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा, ये जो हो गया यहाँ पर हो गया फोकस, यहीं हो गया, यहाँ टूटा है रॉक, यहाँ पहुँचा, मान के चलते ये जापान हो गया। जापान में बहुत भूकंप आता है तो जापान को लेते हैं, जापान हो गया, जापान से ये वेव चला, ऐसे वेव चला। अब देखते हैं बॉडी वेव। ये जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव का क्या नेचर होता है
कि बॉडी वेव इसी में ट्रैवल करेगा, मतलब कि अर्थ के जो बॉडी में ट्रैवल करता है, इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के, उसी को बॉडी वेव कहते हैं। द वेव ट्रेवल्स विद इन द बॉडी ऑफ द अर्थ इज नोन एज बॉडी वेव। इसी में जो ट्रैवल करता है, और ये जो सरफेस पे ये जाके जो मॉडिफाई होकर सरफेस पे ट्रैवल करने लगता है उसको कहते हैं सरफेस वेव। तो ये बॉडी वेव दो प्रकार का होता है, पी वेव और एस वेव। अब पी वेव एस वेव क्या होता है? अब देखिए जैसे ये जापान हो गया, जापान में आया भूकंप, एपी सेंटर वहीं है जापान में, और ये जो है वेव पी वेव यहाँ पहुँच गया इंडिया पहुँचा। इंडिया के मोदी जी से बात की, वहाँ के जापान के, बात किए कि हेलो पी वेव आया, कोई वेव वो पहुँचा है? तो बोला हाँ पी वेव आया, एक वेव आया है। तो बोला कौन वेव आया है? तो बोला एक वेव आया है। तो बोला कौन सा वेव? तो सबसे पहले जो पहुंचा उसको कह दिए प्राइमरी वेव, पी वेव, और उसके बाद जो पहुंचा उसको कह दिए एस वेव, सेकेंडरी वेव। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पहले पहुंचा वो पहले पहुंचा? तो देखिए ये जो पी वेव होता है इसका वेलोसिटी होता है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है, पी वेव का वेलोसिटी होता है। और एस वेव का वेलोसिटी होता है 3 पॉइंट, यानी इसका आधा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। इससे हम पता लगा लिए जो पहले पहुंचा वो प्राइमरी वेव, जो सेकेंड में पहुंचा वो सेकेंडरी वेव। अब आप सोच रहे होंगे ये भाई साहब यहाँ पहुंच रहा है तो भूकंप काहे क्रिएट कर रहा है, क्यों न शेक हो रहा है, धरती क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि ये भाई साहब सरफेस वेव में कन्वर्ट नहीं हुआ, बॉडी वेव ही बन के रह गया। क्यों नहीं सरफेस वेव में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसके पास एनर्जी उतना नहीं बचा कि ये अपने आप को मॉडिफाई कर सके। अब एनर्जी नहीं बचा है जो अपने आप को मॉडिफाई कर सके, इसलिए ये बेचारा सरफेस वेव में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, जिसके कारण से वहाँ शेकिंग नहीं हुआ। और सिस्मोग्राफ से हमको पता चल रहा है कि कोई सिस्मिक वेव आया है। वो जो वेव पहले आया है उसको प्राइमरी कह दिए, और जो सेकेंड में आया उसको सेकेंडरी वेव कर दिए। तो ये जो प्राइमरी वेव का वेलोसिटी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड है, और सेकेंडरी वेव का वेलोसिटी है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड से जो पहले आया प्राइमरी, जो सेकेंड में आया सेकेंडरी वेव हो गया। तो ये हो गया। अब इसका और नेचर क्या है? इसका नेचर और क्या है कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल फॉलो करता है। लॉन्गिट्यूडनल इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये ट्रांसवर्स ऐसे स्ट्रेट वेव फॉलो ट्रेवल करता है, लेकिन फिर भी ये फास्ट ट्रेवल करता है। और सबसे मुख्य नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर इनका जो है वो है कि ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है। तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है। तीनों मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है। यानी कि अर्थ में जो सॉलिड, लिक्विड, जो भी मीडियम, सब में ट्रेवल हो के आया है। समझ रहे हैं ना? तो इससे भी पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो है ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। एस से सॉलिड, एस से सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव जो है सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है। तो इतना कुछ हमको पता इसके बारे में, एस वेव और पी वेव के नेचर के बारे में पता चल गया। अब ये सरफेस वेव देखते हैं। ये जो सरफेस वेव जैसा हम बताए, जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ जैसे इपी सेंटर पे जैसे ही पहुँचता है सबसे नज़दीक एनर्जी एकदम पूरा हाइपर रहता है, ऊर्जा रहता है, उठा के फेंक दो उधर, ऐसे वैसे टाइप का रहता है। आया एकदम पलट दिया। अब जिसके पास एकदम लचर फचर है उसको कहाँ से एनर्जी रहेगा? वो तो बेचारा पहुँच गया, वही बहुत है। काहे मारपीट करेगा? वो उन्हें मारपीट करेगा, सिर्फ पहुँच गया। हाँ, अब हाथ उठाने का एनर्जी ना है, एकदम लचर फचर है। अब ये साहब इस और तुरंत ही जो पहुंच जाता है, एकदम दिखेगा हुआ का आएगा गुस्सा, तो तुरंत आने वाला गुस्सा रहेगा, एकदम लया उठा, एड्रेनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, एकदम लया उठा के फेंक देंगे। अब जो 10 पेज पॉइंट बहुत दूर आया, दौड़ते दौड़ते दूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर ट्रेवल किया था ना, बेचारा के पास एनर्जी है ना कि अपने आप को मॉडिफाई कर सके।
देखिए बहुत दूर से दौड़ता है, उसका एनर्जी खत्म, रास्ते में हो गया, आते आते सिकुड़ जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो अब देखते हैं आर वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होता है ये दो तरह का हो जाता है, दो चीज में मॉडिफाई हो जाता है। अब रेलिफ, आर वेव और क्यू, एक रेलिफ नाम के जो जियोग्राफर थे, मैथमेटिशियन थे, वो मैथमेटिशियन इसका खोज किए, आर वेव का नाम दिए रेलिफ, रेलिफ रेलिफ रेलिव रेलिक, RAYLEIG, रेलिक, और इसी से नाम पड़ा आर वेव। और इस वेव का नेचर क्या होता है, ये वेव जो होता है ऐसे ट्रेवल करता है, जैसे साउंड में देखते होंगे टफ एंड क्रस्ट, इस टाइप से जो रहता है, इस टाइप से ट्रेवल करता है, ऐसे 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 करता है। तो अब क्या हो गया, यहाँ घर है तो इसको उठा के फेंक देगा ये, और यहाँ है तो नहीं उठा के, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं करता है, तो बच जाता, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, डिस्ट्रैक्शन नहीं करता ज़्यादा। लेकिन ये जो क्यू वेव है ये कैसे ट्रेवल करता है, इसका नेचर ऐसे रहता है, ये जैसे क्रस्ट हो गया तो ऐसे रहता है, ऐसे एकदम इस तरह से रहता है। बताइए कितना खतरनाक ये आदमी है, इस तरह से ये ट्रेवल करता है क्यू वेव, इस तरह से। और इसको कौन क्या, AEH एकदम हाईली डिस्ट्रैक्शन से एकदम बर्बाद कर देता है, खूब बर्बाद, पूरा बर्बाद कर देता है, इस तरह से एकदम। इससे जो बचा, लेकिन इससे कोई नहीं बचेगा, पूरा बर्बाद कर देता है। और इसको कहते हैं एल वेव, यानी लव वेव, समझे? तो इसका जो डिस्कवर किया था, इसका खोज किया था AEH लव, पूरा नाम जो था मैथमेटिशियन का AEH लव। तो इससे पढ़ा है, घबराइए डर लग गया। देखिए तो ऐसा नहीं एग्जाम में देते, बताइए एल वेव को डिस्क्राइब कीजिए, एकदम अपना प्रेमिका का लिख के आ जाइएगा कि यही है खाली। खैर एल वेव हो गया, लव वेव, इसी को कहते हैं लव वेव, इस तरह से एकदम इस तरह से सेकिंग करता है। तो ये हो गया। और ये आगे देखते हैं, आगे जो मेजरमेंट होता है इसका, तो मैग्नीट्यूड में होता है और इंटेंसिटी में होता है। लेकिन इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और इंटेंसिटी जो होता है, हाउ मच डिस्ट्रक्शंस काउज्ड बाय द अर्थक्वेक, वो जो डिस्ट्रक्शंस जो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है उसको कहते हैं इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्शंस का मेजरमेंट को इंटेंसिटी कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस। इसलिए मैग्नीट्यूड को हम नापते हैं रेक्टर स्केल में, जो 0 से लेकर 10 के बीच होता है, और इसको नापते हैं मर्केली स्केल्स में। और भारत में जो चलता है उसको मॉडिफाइड मर्केली स्केल्स यानी MMS ये कहते हैं। समझ गए? तो इतना चीज़ हम लोग देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लीजिए।